चैप्टर 31 लो टाइड। काली अपारदर्शी जल राशि अचानक से उफनने और उबलने लगी, जैसे कोई जीवित प्राणी सुबह की धुंधली रोशनी से बचने की कोशिश कर रहा हो। सनी धीरे धीरे उठा और कुछ सोचकर पत्थर के मंच के किनारे की ओर सावधानी से बढ़ा। नीचे झांकते हुए उसकी पलकें झपकीं, फिर वो घुटनों के बल बैठ गया ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि वो जो देख रहा है वो कोई मृग तृष्णा नहीं थी। समुद्र पीछे हट रहा था। शुरुआत में धीरे धीरे, फिर तेजी से पानी का स्तर गिरने लगा। वो गोल पत्थर की संरचना जिस पर सनी शरण लिए हुए था, पहले मुश्किल से ही पानी से बाहर दिख रही थी, पर अब उसके और समुद्र की बेचैन सतह के बीच मीटरों तक गीली चट्टानें दिखाई दे रही थीं। जैसे जैसे सूरज ऊंचाई पर चढ़ा, समुद्र का ये विकराल उतराव जारी रहा। कुछ ही देर में सन्नी खुद को एक ऊंची चट्टान के किनारे खड़ा पाया, जहां से 100 मीटर नीचे हलचल करती जल राशि थी। उसके नीचे चट्टान की बनावट चौड़ी होती गई और उसका आकार बदलता गया, पर ऊपर से देखने पर यह पहचानना मुश्किल था कि वो वास्तव में क्या है। तभी काले पानी की सतह को जगह जगह से लाल नुकीले ब्लेडों ने चीरना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समुद्र और नीचे गया, ऐसा लगने लगा मानो काली गहराइयों से एक लाल जंगल उग रहा हो। यह पेड़ मूंगे जैसे किसी पदार्थ से बने थे, जो एक दूसरे में गडमड और उलझे हुए थे, आकाश की ओर बढ़ते हुए। ये विशाल थे, अनगिनत आकारों की असंगत शाखाएं, एक भूतिया भूल भुलैया का निर्माण करती हुई, जो दूर दूर तक फैली थी। कहीं कहीं चट्टानों के ऊंचे स्तंभ, गहरी खाइयां और रहस्यमयी भू आकृतियां उस भूल भुलैया को तोड़ रही थीं। आधे घंटे बाद सन्नी स्तब्ध होकर नीचे देख रहा था। समुद्र पूरी तरह से गायब हो चुका था। यदि गीली चट्टानों पर लटकी काली समुद्री काई और लाल मूंगे की मीनारें ना होती, तो शायद वो ये मान ही नहीं पाता कि कभी वहां समुद्र था भी। अब उसका छोटा सा द्वीप अब एक विचित्र ऊंची और अनियमित चट्टान की चोटी बन गया था। नीचे झांकते ही उसे चक्कर आने लगे। अब तक रात पूरी तरह से ढल चुकी थी और सुबह की रोशनी चारों ओर फैल गई थी। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं ना? सनी ने खुद को चुटकी काटते हुए सोचा। ये सब क्या था? लेकिन समुद्र के अचानक गायब होने और उसके रहस्यमयी जीवों के लुप्त हो जाने के बावजूद सनी को नीचे उतरने की कोई जल्दी नहीं थी। पहली बात तो अगर समुद्र गायब हो सकता है तो वो कभी भी लौट भी सकता है, शायद अगले ही पल। दूसरी बात, उस मूंगे की भूल भुलैया में कौन से खतरे छिपे हैं उसे कोई अंदाजा नहीं था। शायद वो विशाल टेंटिकल वाला जीव ही सबसे खतरनाक नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उस भूल भुलैया को टटोलना नहीं चाहता था। वो मंच के बीच में जाकर बैठा और अपनी छाया को अपने शरीर से अलग होने का आदेश दिया। फिर उसका नियंत्रण लेते हुए वो छाया के जरिए चट्टान से नीचे उतरने लगा। अक्सर एक छाया से दूसरी छाया में छलांग लगाते हुए वो नीचे जाने लगा। इस वक्त सनी को बहुत सुकून था कि छायाओं का कोई वजन नहीं होता और वे गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं होती। छाया उतरते वक्त सनी ने जम्हाई लेते हुए कहा, कहो तो तुम्हारा कोई नाम नहीं होना चाहिए। हालांकि उसकी छाया अब इतनी दूर जा चुकी थी कि आवाज सुनना मुमकिन नहीं था, पर उनके बीच एक जुड़ा हुआ संवाद हमेशा बना रहता था। पर संवाद संभव होने का मतलब ये नहीं कि वो जवाब भी देती। उसकी छाया कुछ ज्यादा ही खामोश किस्म की थी, ज्यादातर इसलिए क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कोई स्वर यंत्र नहीं था, और वैसे भी उसका स्वभाव कुछ खास अच्छा नहीं था। तो फिर शेमलेस कैसा रहेगा? नहीं, शैडी? वो भी नहीं। ठीक है, कुछ सिंपल ट्राई करते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है तो बताओ। अच्छा अच्छा, ये बातचीत बाद में करेंगे। जब तक ये एक तरफा बातचीत खत्म हुई, छाया पहले ही चट्टान की तलहटी में पहुंच चुकी थी। शैडो कंट्रोल की सीमा सीमित थी, पर पास पड़ोस की जांच के लिए काफी थी। जैसे ही वो भूल भुलैया में दाखिल हुआ, वो बहुत ही उलझी और भ्रामक निकली। कभी रास्ते चौड़े थे तो कभी इतने तंग कि छाया को दबकर निकलना पड़ा। रास्ते अक्सर अचानक बंद हो जाते या वापस वहीं पहुंचाते जहां से वो चला था। कई रास्ते मूंगे की दीवारों के भीतर चले जाते, अंधेरी सुरंगों में। भूल भुलैया इतनी बड़ी और बहुस्तरीय थी कि सनी का सिर चकराने लगा। आखिरकार उसने छाया को ऊपर भेजा, मूंगे के विशाल ब्लेडों पर कूदते हुए उस क्षेत्र का अवलोकन करने को। लेकिन जैसे ही वो उस चट्टान का चक्कर लगा रहा था, कुछ देखकर सनी सहम गया।
वहां वही विशाल शार्क जैसा जीव जिसने पिछली रात उसका पीछा किया था, उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। मूंगे की कई मीनारें उसके गिरने से चूर चूर हो चुकी थीं। अधिक सटीकता से कहूं तो उसका आधा शरीर वहां था, बाकी आधा ऐसे गायब था जैसे कभी था ही नहीं, और उसके आसपास सैकड़ों छोटे छोटे राक्षस उस मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। हर एक राक्षस करीब 2.5 मीटर लंबा था, एक भयानक ककड़ा, सेंटर और दुश्मन का मिश्रण। 8 टांगों पर खड़ा, मानव जैसा धड़, पर सिर सीधा धड़ से जुड़ा, बिना गर्दन के, 2 आंखों की पतली रेखाएं और चिपचिपे जबड़ों के साथ। हाथों की जगह 2 विशाल पंजे। वो उन्हीं पंजों से मांस के टुकड़े नोचते और अपने घिनौने मुंह में भरते जा रहे थे। बीच बीच में किसी खास टुकड़े के लिए लड़ाई होती और हारने वाला राक्षस खुद खाने में तब्दील हो जाता। सनी ने निगल लिया। भूख भी लगी थी और डर भी। हर एक से निपटना मुश्किल होगा, और ये तो सैकड़ों हैं। कम से कम ये तो समझ आया कि भूल भुलैया खाली क्यों हैं, सबके सब पार्टी में व्यस्त हैं। छाया को वापस अपनी ओर मोड़ते हुए सनी ने उस चट्टान को फिर से देखा, जो अब अजीब लग रही थी। धीरे धीरे उस संरचना का आकार उसकी आंखों में साफ हुआ। ये एक उंगली है, ये एक हाथ है, और ये एक तलवार। उसने पलकें झपकी। ये एक मूर्ति है। वास्तव में वो चट्टान एक प्राचीन विशालकाय प्रतिमा थी, कम से कम 200 मीटर ऊंची। एक भव्य कवच में लिपटा योद्धा जिसकी छाती पर 7 जगमगाते सितारे खुदे थे। उसने जमीन की ओर तलवार पकड़ी थी। पर जो सबसे हैरान करने वाली बात थी, उसका सिर गायब था, और जिस गोल मंच पर सनी खड़ा था वो दरअसल उसकी गर्दन की चोटी थी। ऐसा लगता था कि किसी ने उसका सिर बेरहमी से तोड़कर अलग कर दिया था। सनी ने आसपास नजरें दौड़ाईं, पर वो सिर कहीं दिखाई नहीं दिया। ये जगह आखिर है क्या? उत्तर की कोई उम्मीद ना होने पर वो फिर से छाया को वापस बुलाकर मूर्ति की गर्दन के पश्चिमी किनारे बैठ गया, उन राक्षसों पर नजर जमाते हुए। सूरज डूबने तक वो वहीं बैठा रहा, और जैसे उसने अनुमान लगाया था, सूरज क्षितिज को छूते ही नीचे कहीं से एक भयानक गड़गड़ाहट गूंजी। राक्षसों ने एक झटके में मांस खाना छोड़ दिया और भागने लगे, कोई मूंगे के भीतर तो कोई मिट्टी में खुद को गाड़ते हुए। कुछ ही देर में काले पानी की पतली धाराएं भूल भुलैया में फैलने लगीं। उनका प्रवाह तेजी से बढ़ा और जल्द ही वो तबाही लाने वाली बाढ़ सब कुछ लील गई। समुद्र रात की आहट के साथ लौट आया था। सनी इस अद्भुत दृश्य को देखता रहा, उसके मन में अनगिनत विचार उमड़ते रहे। 1 घंटे के भीतर वही गोल पत्थर का मंच एक बार फिर काली जल राशि के ऊपर अकेला खड़ा था।